गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो सीधी सी एक इसकी परिभाषा है। परिभाषा क्या है? कि ऐसे गोलीय पृष्ठ जिन पर प्रकाश किरणों के आपतित होने पर उनका अपवर्तन हो जाता है, ऐसे पृष्ठ गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो पृष्ठ होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। पहला कौन सा है? उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। और दूसरा है अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। तो ये दो प्रकार के आपके पृष्ठ होते हैं। ठीक है, अब इनको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं यानी कि इनमें अंतर उत्पन्न किया जाए तो कैसे कैसे करेंगे? कि सपोज ये आपका कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, बीच में से जा रहा है, पॉइंट पी मान सकते हो आप इसको। एक मतलब गोलीय पृष्ठ का ये भाग है, ये भाग। तो ऐसा पृष्ठ जिसका उभरा हुआ ये वाला जो भाग है ये विरल माध्यम में होता है। उभरा हुआ किस में होगा? विरल माध्यम में। और ये जो दबा हुआ भाग है आंतरिक, ये होगा आपका सघन माध्यम अंदर। ठीक है, इसका अपवर्तनांक सपोज n1 है, इसका अपवर्तनांक कितना है? n2। ठीक, अब ये ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? अंदर की तरफ होगा, नहीं होगा? तो ऐसे पृष्ठ को हम बोलते हैं उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे बाहर की तरफ O, और यहाँ पे आपकी क्या बनेगी? इमेज। तो ऐसे आप इसका निरूपण कर सकते हो, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सीधी सी परिभाषा है कि यदि या ऐसा अपवर्तक पृष्ठ जिसका उभरा हुआ जो भाग है वो तो किस माध्यम में होता है? विरल माध्यम में। और दबाव यानी कि आंतरिक भाग किसमें होता है? सघन माध्यम में। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। इसकी डेरिवेशन है सिलेबस में आपके, कि उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वो हम आगे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, उसको आप कैसे करोगे? इस तरीके से। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब ये भाग इसके अपोजिट है, तो इसका मतलब इसका उभरा हुआ जो भाग है वो कौन से माध्यम में होगा? सघन माध्यम में। इसको मानो आप सघन माध्यम, और इस वाले को क्या मानोगे आप? विरल माध्यम। इसका अपवर्तनांक η1 या n2, इसका n2, इसका n1, इसका n2। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? यहाँ पे होगा। इमेज कहां बनेगी? इधर बनेगी। ऑब्जेक्ट कहां होगा? इधर। तो ऐसे आप इन दोनों को अंतर उत्पन्न करके लिख सकते हो। ये अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, ये उत्तल गोलीय। अवतल में क्या हो रहा है? आंतरिक जो भाग होता है वो विरल में, उभरा हुआ जो भाग है पृष्ठ का वो किसमें होता है? सघन में। ठीक है ना? ऐसे ही उत्तल गोलीय में उभरा हुआ भाग विरल में, वो आंतरिक भाग का होता है सघन में।
ठीक है, तो ऐसे पृष्ठों को हम बोलते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। अब इसमें जो डेरिवेशन है वो उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की समीकरण निकालनी होती है आपको, ठीक है ना। वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ तो समीकरण निकालेंगे, तो चल हेडिंग लिख सकते हैं, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तक पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे आप इसको रीडिंग को लिखो, ठीक है। उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ बनाओगे। ये पृष्ठ बन गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये सेंटर पॉइंट इसका P हो गया, पोल। क्या बन गया ये? पोल। अभी हमने क्या देखा, ये वाला जो माध्यम है ये कौन सा होता है आपका? विरल माध्यम, ठीक है। अंदर वाला कौन सा होता है? सघन माध्यम। अभी हमने परिभाषा में देखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो कोई यहाँ रखा हुआ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। अब सपोज यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, आपसे होती है ऐसा अपवर्तक पृष्ठ पे। सपोज ये जो आपका सी पॉइंट है, यहाँ पे एक अभिलंब है इस तरीके से, ये अभिलंब। अब अपवर्तन के अकॉर्डिंग जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो क्या घटित होता है? अभिलंब की ओर झुकती है, झुकेगी ना। तो इसका मतलब ये यहां से इस तरीके से निकलेगी अभिलंब की तरफ। सपोज ये वाली जो आपकी ये वाली जो रेखा है इस प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा। क्या बना रही है? अल्फा, ठीक है। तो ये तो आपतित किरण हो गई, ये तो कौन सी हो गई आपकी? आपतित किरण। इसको नाम दे दो जैसे एन, तो ओ एन आपकी क्या हो गई? आपतित किरण। तो ये वाला जो डॉटेड यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या बन गया आपका? अभिलंब, ठीक है। ये अभिलंब है, यहाँ इसकी इमेज बन रही है, सपोज आई, क्या बन रही है इसकी इमेज, ठीक है। अब देखो आपतित किरण और जो आपका अभिलंब है इसके बीच का कोण कौन सा होता है? आपतन कोण, ठीक है। ये आपतन कोण हो गया। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कौन सा होता है? आर, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब सपोज ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहां से एक कोण बना रही है कौन सा? गामा। ये अपवर्तित किरण इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस से कोण बना रही है आपका बीटा। तो ये सारे कोण हमें डिसाइड कर दिए कि भाई ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। हमें जो मुख्य काम करना है वो आई और आर की वैल्यू निकालनी है इसमें, कि आपतन कोण का मान कितना आएगा और आर का मान कितना आएगा, ठीक है। तो ये काम हमें करना होगा। अब देखो आपने ये पढ़ा है कि P से O की जो डिस्टेंस यानी वस्तु की जो दूरी है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से, लेकिन नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। P से C की डिस्टेंस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर
देखिए आर, ये आर हो गया, ठीक है बेटा। पी से आई की जो डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो किससे करेंगे, बी से। ये पॉजिटिव लेंगे, इधर की साइड इमेज बननी है। यू कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपको ये ज्यामितीय स्ट्रक्चर बनाना है। अब करना क्या है हमें, आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट एन से एक परपेंडिकुलर डालते हैं किसके पास, बिल्कुल पॉइंट पी के पास, यानी कि पॉइंट पी पे ही है, बहुत ही नजदीक है, ठीक है। तो एन पी क्या बन गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि एक लंब डाल दिया। तो कैसे लिखेंगे अब इसमें, चित्र ज्यामिति से, चित्र ज्यामिति से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां पे एक त्रिभुज है ओ एन सी बना हुआ है ना, ये क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ एन सी में, अब त्रिभुज ओ एन सी में बहिष्कोण कौन सा है, आई, और त्रिभुज के अंदर जो अंतर्विमित कोण बने हुए हैं वो कौन से बने हुए हैं, अल्फा और गामा। अब मैथमेटिकली क्या होता है कि बहिष्कोण जो होता है वो अंतर्विमित यानी कि इंटरनल जो एंगल बने होते हैं उन दोनों का क्या होता है, योगफल होता है, योग होता है। यहां लिखेंगे त्रिभुज ओएनसी में आई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, अल्फा प्लस गामा के। तो यहां लिख सकते हैं बहिष्कोण अंतराभिमुखी कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि ओ एन सी बहिष्कोण आई हो गया, तो अंतर्विमुख कोण कौन से हो गए पूरे त्रिभुज में, अल्फा और गामा, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है आपकी ओ से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो इन सबको हम क्या करेंगे, लेकिन लंब हमने डाल ही दिया फिर एन से लेके पी तक। अब हमें अलग अलग अल्फा की और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब लंब है अपने पास और आधार भी है अपने पास, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, इसको समीकरण एक मान लो, लिखेंगे स्पर्शज्या लेने पर, स्पर्शज्या लेने पर, स्पर्शज्या का मतलब टेंजेंट, टेन की फॉर्म में, ठीक है। तो स्पर्शज्या लो यहाँ पे, तो देखो आई तो एज इट इज एंगल कैलकुलेट करना ही, आई इक्वल में टेन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, टेन गामा, टेन अल्फा प्लस टेन गामा, आई तो कैलकुलेट करना ही हमें, बहिष्कोण है, ठीक है ना। अब टेन अल्फा और टेन गामा की वैल्यू कैलकुलेट करो ज्यामिति से, इसीलिए यहाँ पे लंब डाला, जैसे अल्फा और गामा की वैल्यू आसानी से निकल जाए। तो देखो, तो अल्फा कहां बना हुआ है, ओ एन पी यहां बना हुआ है ना, तो ये तो लंब हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा, जब नहीं हो जाएगा क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ओ एन पी से, त्रिभुज ओ एन पी में टेन अल्फा बराबर, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कौन सा हो जाएगा, लिख सकते हैं लंब बटे आधार, ठीक है बेटा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो।
लंब हो गया आपका एन पी, यहां लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर एन पी अपॉन आधार कितना हो गया ओपी, आधार कितना हो गया ओपी। अब ओपी से लेके ओपी डिस्टेंस कितनी है यू, और ये इसके इधर की साइड है तो कैसा होगा नेगेटिव, तो यहां लिख देंगे टेन अल्फा बराबर एन पी अपॉन माइनस यू। ठीक है, पहला भाग उसका याद है टेन अल्फा की वैल्यू। ऐसे ही टेन गामा की वैल्यू निकालें, तो टेन गामा हम कैसे निकालेंगे, एन पी सी, त्रिभुज एन पी सी डाल सकते हैं ना, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा वही सेम एन पी, ठीक होगा, आधार कितना हो जाएगा आर, यहां लिखेंगे त्रिभुज एन पी सी में टेन गामा बराबर क्या हो जाएगा लंब एन पी अपॉन पी सी, क्या लिखेंगे एन पी अपॉन पी सी, और पी सी की वैल्यू कितनी है आर, पॉजिटिव एन पी अपॉन आर। तो आपके सामने टेन अल्फा की वैल्यू भी आ गई और टेन गामा की वैल्यू भी आ चुकी है, वैल्यू आ गई ना, इन वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो आप इक्वेशन नंबर 2 में। तो आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी टेन अल्फा एन पी अपॉन माइनस यू प्लस एन पी अपॉन आर, तो ये वैल्यू आई आपकी, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो आई की वैल्यू तो ऐसे उत्पन्न होगी, यहां से उत्पन्न हो जाएगी। अब हमें आर की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आर की वैल्यू कैसे करें, तो सबसे पहले हम क्या करें चित्र ज्यामिति से, दोबारा से चित्र ज्यामिति से, ठीक है बेटा। अब देखो ये पूरा ट्रायंगल है एन पी आई, त्रिभुज एन पी आई, पूरा त्रिभुज ले लें, क्या लिखेंगे त्रिभुज एन पी आई में। अब देखिए एन पी आई में बहिष्कोण कौन सा हो गया एक तरीके से, सॉरी एनसीआई, एनसीआई एनसीआई में, ठीक है ना। तो एनसीआई में बहिष्कोण कौन सा हो गया गामा, ठीक है, और अंतर्भूमि के कोण कौन से हो गए आपके आर और बीटा, ये तो हो गए। अब देखो यहां लिखेंगे कोई कंडीशन, बहिष्कोण अंतराभूमिकी कोणों के योग के बराबर होता है, तो बहिष्कोण तो है आपका गामा, बहिष्कोण कौन सा हो गया गामा, अंतर्भूमिकी कोण कौन से हो गए आर प्लस बीटा, ये तो बन गया। अब इससे आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा, आर तो कैलकुलेट करना है, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। सेम वही प्रक्रिया स्पर्श जा लेने पर, कि आई की वैल्यू तो यहां मिल गई हमें, आर की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, यहां लिखेंगे स्पर्श जा लेने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे आर बराबर टेन गामा माइनस टेन बीटा,
टेन गामा माइनस टेन बीटा। अब टेन गामा की वैल्यू तो वही आएगी सेम एन पी अपॉन आर, क्योंकि गामा तो यहाँ बना हुआ है, तो एन पी सी वही सेम आ जाएगा। लेकिन टेन बीटा की वैल्यू आपको अलग से मिलेगी। तो टेन बीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो देखो बीटा यहाँ बना हुआ है, अब यहाँ पे फिर वही लेंगे एन पी आएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे? एन बीटा, ये गामा फिर वही कौन सा हो गया? एन पी आई, फिर वो जो एन पी आई। तो टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार, वही सेम प्रक्रिया, लंब बटे आधार। लंब कौन सा हो जाएगा? एनपी, किसी भी यही परपेंडिकुलर डाला है स्टार्टिंग में, एनपी अपॉन आधार कितना होगा? पी से लेके आई की दूरी कितनी है? वी, और बी आई इधर बना हुआ है, तो इसका मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है ना, यहां लिखेंगे तो ये हो गया एन पी अपॉन बी, और टेन गामा आपका ऑलरेडी है एन पी अपॉन आर। ठीक है, तो इस वैल्यू को भी यहां आप शिफ्ट कर सकते हो। देखो तो आर बराबर टेन गामा, तो ये लिखो एन पी अपॉन आर माइनस एन पी अपॉन बी। ये आर की वैल्यू आ गई आपके पास, तो इसको मानो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब स्नेल लॉ हम जानते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, कि जब एक किरण, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से या सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है ना, तो क्या क्या घटित होता है? तो इसको मान लो n1 इसका अपवर्तनांक, और इसका मान हमने कितना? n2। ये तो हो गया, एक बार देख लो ध्यान से। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपको ये सारी चीजें करनी है इसमें। अब देखो क्या करना है, यहां लिखेंगे अगला पार्ट इसका जो हम निकालेंगे लास्ट कंक्लूजन, इसमें लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का क्या है? अपवर्तन का नियम है। अब n1 से रे ऑफ लाइट जा रही है n2 में, तो दूसरे माध्यम का निकालना है पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है ना, यहां लिखेंगे स्नेल के नियम। स्नेल के नियम से क्या बना? n2 बना। दूसरे का निकालना है किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। यहाँ पे क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर, सही है ना? इसको और कैसे लिख सकते हैं? और n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, लिख सकते हैं ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपवर्तनांक को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो आगे, हमारे पास जो वैल्यू है वो I की वैल्यू है समीकरण नंबर 3, और R की वैल्यू है समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे? साइन I और साइन R की अल्प मानों, यानी I और R के अल्प मानों के लिए तो यहां लिख देंगे
आई व आर के अल्प मानों के लिए। तो साइन आई की वैल्यू किसके इक्वल मान लो, नियर टू आई, और साइन आर की वैल्यू को किसके इक्वल माने, नियर टू आर। ठीक है, तो समीकरण क्या बनेगी अब हमारी, देखो ये हो गया n2 अपॉन n1 बराबर i अपॉन r। साइन आई की वैल्यू तो आई के इक्वल मान ली, और साइन आर की वैल्यू किसके इक्वल मान ली, आर के, छोटे मानों के लिए, क्योंकि आई और आर की वैल्यू है अपने पास। अब आई और आर की वैल्यू को इसमें शिफ्ट करने से पहले इनका क्रॉस गुणा कर दो। तो क्रॉस गुणा करें तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो। ये हो गया n1i इक्वल टू n2 r। ये बन गया ना। अब आई और आर की वैल्यू शिफ्ट कर दो, यानी तो आई व आर के मान रखने पर, आई व आर के मान रखने पर। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो n1 यानी कि ये तो अपवर्तनांक है विरल माध्यम का, आई की वैल्यू शिफ्ट करो, आई की वैल्यू है समीकरण नंबर 3 से, तो ये है np अपॉन माइनस यू प्लस np अपॉन आर बराबर n2 इंटू आर। n2 तो अपवर्तनांक हो गया सलन का, आर की वैल्यू किससे रखेंगे, समीकरण नंबर 5 से, तो ये हो जाएगा np अपॉन आर माइनस np अपॉन b। आई व आर के मान रख दिए इसमें। अब यहां से np का आउटर ले लो कॉमन, तो np और n1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 अपॉन, ऐसे हो गया ये। ऐसे ही np इनमें से कॉमन ले लो, np और n2 का मल्टीप्लाई करो अंदर, n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन b। तो इस तरीके से एक समीकरण आती है अपने पास। ठीक है, अब np से np कट हो गया, ठीक है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n1 अपॉन r माइनस n1 अपॉन u लिख सकते हैं ना, इसको पॉजिटिव पहले लिख दिया, और ये हो जाएगा n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन b। अब r वाली टर्म को एक तरफ कर लो, u और b वाली टर्म को एक तरफ कर लो। तो देखो ये r है और आपकी कौन सी r हो गई, ये r हो गई, ये u है और ये कौन सी हो गई, b हो गई। इनका क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे, लास्ट इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो देखते हैं, तो देखो यहाँ हो गया n1 अपॉन u, ये इधर आएगा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, n2 अपॉन v लिख दिया। और n2 अपॉन r है, ये कैसा है, n1 अपॉन r, यही है ना। तो n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन, इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, या फिर यही छोड़ सकते हो। तो देखो ये हो जाएगा n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u बराबर, इसमें से r क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा एक तरीके से, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, n2 माइनस n1 अपॉन, तो ये इक्वेशन आती है n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। तो इस समीकरण को बोलते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की समीकरण, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की समीकरण।
ठीक है, तो ये जो समीकरण है आपकी काम आएगी आगे की डेरिवेशन में। कौन से में? जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर्मूले में इसी इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आपको ये इक्वेशन नहीं आएगी आप उसको लेंस मेकर फॉर्मूले को नहीं लिख सकते, ना व्युत्पत्ति कर सकते, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको देखोगे, आज पढ़ोगे, ठीक है ना, अच्छी तरह से डायग्राम को बना के देखोगे। अगर डायग्राम आपका बन गया तो फिर आप उसके कोण निर्धारित करोगे। जब कोण निर्धारित हो जाएंगे उसके बाद आप इसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्य समीकरण है, जैसे बोलेंगे यह है उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की समीकरण। ठीक है, जिसमें N2 क्या है? N2 क्या है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक। N1 क्या है? विरल माध्यम का अपवर्तनांक। U क्या है? सरफेस यानी कि जो आपका पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ, वहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि दूरी। B क्या है? पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, कितनी दूरी पे बना हुआ, ठीक है। R क्या है? कि आपने जो उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लिया था, ठीक है ना, उसमें जो आपका वक्रता केंद्र आया है, उस वक्रता केंद्र की पॉइंट P से यानी कि पोल से डिस्टेंस कितनी है। अब सघन माध्यम में आंतरिक भाग था और विरल माध्यम में उभरा हुआ भाग था, ठीक है। तो R की जो वैल्यू होगी वो अंदर की तरफ होगी, आंतरिक भाग की तरफ। तो आंतरिक भाग की तरफ होने के कारण वो हमेशा कैसे ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने ऐसे तो बनाया था ये वाला स्ट्रक्चर, तो C आपका यहां बनेगा, ठीक है, O आपका यहां बन गया। इमेज जो भी बनेगी वो अंदर की तरफ ही बनती है, बनती नहीं बनती है? तो इमेज अंदर की तरफ बनेगी तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया P। क्या बन गया? ये पॉइंट P। अब इसका मेजरमेंट आपको पता ही है, आपको अपने को पढ़ाया है, कार्तीय निर्देश पद्धति पढ़ी है ना, कि कौन सी चीज हमें पॉजिटिव लेना है, कौन सा डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेना है। अगर इस सतह के अपोजिट है तो ये वाला डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेनी है। नेगेटिव तो क्या हो जाएगा आपका U। ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका अंदर का कैसा माना जाएगा? सघन। अगर दोनों माध्यम एक समान होंगे तो अपवर्तन होगा ही नहीं होगा ना। इस वजह से दो माध्यम होना कंपलसरी है, एक विरल माध्यम और एक आपका सघन माध्यम, ठीक है ना। तो U तो ये हो गया, और P से I की जो डिस्टेंस है वो आपको पॉजिटिव लेनी है, V। वक्रता केंद्र C है तो यहां से यहां तक लेना है R, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये निरूपण करना आना चाहिए, और जब तक ये निरूपण नहीं आएगा तब तक ये डेरिवेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए ये प्रदर्शित होना जरूरी है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपकी डेरिवेशन है, इसी डेरिवेशन का यूज बहुत है आगे लेंस मेकर फॉर्मूला। बिना इसके लेंस मेकर फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ना सॉल्व हो सकता। तो इसको आप करके देखोगे आज, ठीक है। और इसकी जो PDF फाइल है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जितने भी बच्चे आप उसको पढ़ लेना। और जितनी भी आपको यहाँ PDF फाइल भेजी जा रही है उसको हैंड रिटन लिखना है, जो नोट्स, ये वो भी एक नोट्स का ही तो पार्ट है, हैंड रिटन जो भी है, ठीक है ना, वही आपको क्लास में लिखाए जाते हैं यहाँ पे। अब घर पे आप आसानी से चाहे एक दिन में 1-2 पेज लिखो, लेकिन समझ के लिखो क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।